नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम लक्ष्मीकांत के भाग जो किताब का प्रथम भाग है उसमें, क्योंकि इस अध्याय के बाद में जो भाग शुरू होगा उसको हम कहते हैं भाग 3। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। भाग 3 आ जाएगा, उसमें 17वां अध्याय शुरू हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं 16वां अध्याय। मूल बात ये है, बात सुन लीजिए। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान जी जो किताब का भाग है, संविधान के भाग की बात करें, किताब वाले भाग इंपॉर्टेंट नहीं पर समझाने के लिए बड़े बड़े पोर्शन किए हुए इसके। तो संविधान में जो भाग हैं उसमें हमारा जो भाग 18 हैं उसमें 352 से 360 तक के अनुच्छेद दे रखे हैं और आपातकालीन प्रावधान उसमें उल्लिखित हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप में, आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में वे अपना स्वरूप आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान जो है समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक एवं संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः ये संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। पहला 352 के तहत, दूसरा 356 के तहत, 360 के तहत। 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह पहले था नहीं लेकिन इसको जोड़ा गया था बाद में। सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता, किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा का वाक्य प्रयोग किया है। आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की जगह लिखा है संविधान में आपातकाल की घोषणा, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन 356 के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ आपातकाल नहीं लिखा गया है, यहाँ लिखा है मतलब राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा 360 के तहत उसको कहते हैं भारत की वित्तीय स्थायित्व और साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो इसकी घोषणा के आधार, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वे समझे कि इसका आसन्न खतरा आसन्न है, मतलब पास में आ गया खतरा। तो राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन्न खतरे के आधार पर वह विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले से उद्घोषणा जारी की हो या न की हो, या ऐसी उद्घोषणा पहले से लागू हो। ये प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। मतलब विभिन्न उद्घोषणाएं कर सकता है, पहले से लागू हैं या की हुई घोषणा है, नहीं की हुई है, फिर भी बहुत सारी उद्घोषणाएं वो जारी कर सकता है। ये प्रावधान जो है 1975 में जोड़ा गया था 38वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी ओर घोषणा अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू संपूर्ण देश अथवा केवल किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो है किसी भाग विशेष पर भी लागू किया जा सकता है और संपूर्ण देश पर भी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है। मतलब 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ 42वां, और 42वें के द्वारा संपूर्ण भारत की बजाय किसी भाग विशेष पर भी अधिकार लागू करने का राष्ट्रपति को प्रावधान किया गया। इसके अलावा प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था,
किंतु ये शब्द बहुत ही अस्पष्ट और विस्तृत अनुमान लगाना था, इसलिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सुधारा गया। ठीक है। और अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया। अतः आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। हालांकि पहले एक बार जो 1975 में ये लागू हुआ था, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस उद्घोषणा के बारे में बताया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने और न्याय लड़ने की संभावना को समाप्त कर दिया और इस सुरक्षा का परिचय दिया। 1975 में 38वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के परिधि से बाहर कर दिया था, किंतु इस प्रावधान को 1978 में फिर से इस 1978 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। मतलब ये है कि न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है, उससे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये 1975 में तो बाहर कर दिया था, 1978 में वापस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस करना पड़ा। 1975 में जो 38वां संविधान संशोधन हुआ उससे बाहर कर दिया था न्यायिक समीक्षा से। ठीक। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अथवा इस आधार पर घोषणा को वह पूरी तरह बाह्य प्रभाव या असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हम बात करते हैं संसदीय अनुमोदन और समयावधि की। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी करने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। मतलब आपातकाल जारी होने के उद्घोषणा हो जाने की जारी होने के 1 माह भीतर होनी आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटा दिया गया। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किया गया हो। यदि संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। ठीक। और प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का प्रावधान भी 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता था, किंतु इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो समझाया गया कि 6 माह से अधिक अनुमोदन के बाद फिर से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। किंतु यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल जारी करने के अनुमोदन के बिना हो जाता है, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा ने इसके लिए जारी करने का अनुमोदन जारी कर दिया हो। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत होने का मतलब है उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना ही चाहिए। उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत जोड़ा गया था। इससे पहले साधारण बहुमत से ये पारित हो सकता था। अब उद्घोषणा की समाप्ति देखें तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। मतलब उद्घोषणा जो है उसकी समाप्ति किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। मतलब लोकसभा निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए उद्घोषणा देनी आवश्यक है। ये सुरक्षा उपाय भी 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। मतलब 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त करना आवश्यक होगा जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। मतलब लोकसभा कह दे कि भाई हम जारी रखने का जो है अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी भी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता था। लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन लोकसभा अब जरूरी हो गई है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने ये व्यवस्था भी की कि लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 स्पीकर अध्यक्ष को
अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो तो लिखित रूप में नोटिस दें, तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। मतलब ये है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अगर मान लो स्पीकर यानी अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को, जो लोकसभा का स्पीकर है उसको, या राष्ट्रपति को 1/10 सदस्य लोकसभा सदन की कुल संख्या का और राष्ट्रपति को दे। अगर सदन नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। लिखित रूप में नोटिस दे 1/10 सदस्य, तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा जारी करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक जो है विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती हैं। 14 दिन के अंदर ही जो जारी रखने का प्रस्ताव है, उद्घोषणा जारी रखने का मतलब है कि आपातकाल जारी रखने का जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के लिए बुलाई जा सकती है। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा जारी करने के अनुमोदन के प्रस्ताव निम्न 2 प्रकार से भिन्न है। देखिए, उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा को जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव से निम्न 2 तरह से भिन्न है। कैसा? देखिए, पहला, केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है। ठीक, कैसे कि भाई उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा से हो सकता है। लोकसभा मना कर दे तो फिर मतलब आपातकाल हटाना पड़ सकता है। बात ये मतलब लोकसभा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव जारी रखने के प्रस्ताव के अलग है। देखिए, लोकसभा को जारी रखने का प्रस्ताव जो है, पहला, केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है। मतलब उद्घोषणा को अस्वीकार करने का मतलब है कि आपातकाल हटाने के संबंध में अगर प्रस्ताव है, जारी रखने मना कर दे कि जारी नहीं रखना है तो केवल लोकसभा आवश्यक है। जबकि दूसरा मतलब है कि जारी रखवाना है, जारी नहीं रखवाना है तो केवल लोकसभा, जारी रखवाना है तो संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता है, जारी रखवाना है तो फिर दोनों कहना पड़ेगा। लेकिन अगर जारी नहीं रखवाना है तो पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि अगर जारी रखवाना है तो दोनों को विशेष बहुमत से स्वीकार करवाया जाना पड़ता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन परिणामों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, कौन कौन सा प्रभाव है? केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा के विधान लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर तो है ही, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अब समझते हैं सबसे पहले केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। अब केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव देखें तो जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इनका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ये अंतर केंद्र राज्य संबंधों में कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी और वित्तीय संबंधी। देखिए, कार्यपालक का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार हो जाता है और राज्य की उसकी कार्यपालिक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निम्न निर्देश देने तक हो जाता है। मतलब ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार और राज्य को उसकी कार्यपालिक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। इतना विस्तार हो जाता है कि वो राज्यों को निर्देश दे सकता है केंद्र। ठीक, सामान्य समय में केंद्र राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने में शक्ति प्राप्त हो जाती हैं। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्यों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बड़ा है। कार्यपालिका संबंधी योग। इसके अलावा विधायी संबंधी देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यद्यपि किसी भी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। अतः केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर कानून बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। आपातकाल अगर मान लो समाप्त हो गया तो 6 माह तक ही आपातकाल के दौरान बनाए गए संसद के कानून लागू रहेंगे। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र और इसके अधिकरणों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर इसके विस्तृत अधिकार के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने की शक्ति और कर्तव्य प्रदान कर सकती हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित दो परिणामों कार्यकारी और विधायी का केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तार हो सकता है। मतलब ये है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिनियम में व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित दो परिणाम कार्यकारी और विधायी न केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, बात करें वित्तीय की, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों के दिए जाने वाले धन यानी वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों से सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से ज़्यादा लागू नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 1977 तक का कार्यकाल 2 बार एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, 1971 से 1977 तक इंदिरा गांधी ने। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितनी भी समय तक बढ़ा सकती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है उसको भी प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती हैं एक बार में। आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ये राज्य विधानसभा में भी लागू रहेगा। मूल अधिकार प्रभाव देखें तो अनुच्छेद 358 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। 358 और 359। 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं। ठीक, और 359 मूल अधिकारों के निलंबन 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर दे रखा है। तो अनुच्छेद 358 में तो 19 द्वारा दिए गए अधिकार हैं, इसके अलावा 59 में 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सबका निलंबन है। ये दो प्रावधान निम्नानुसार वर्णित है। देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन जो है 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पे कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई कानून अप्रभावी हो जाता है, किंतु आपातकाल के समय हुई किसी चीज़ का प्रतिकार भरपाई नहीं होता है, यहाँ तक कि आपातकाल के बाद भी नहीं। इसका तात्पर्य है कि आपातकाल में किए गए विधायी एवं कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। 1978 में 358 के द्वारा संभावना 2 प्रकार प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। दूसरा यह है कि उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, मतलब आपातकाल से संबंधित केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती।
अन्य मूल अधिकारों का निलंबन देखें तो अनुच्छेद 359 की बात करेंगे। 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। मतलब है कि राष्ट्रपति जो है 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। मतलब यह है कि 359 जो है वो राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करता है। न्यायालय नहीं जा सकते आप उनको लागू करवाने के लिए, 359 राष्ट्रपति को ये ताकत देता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है तो उसका लागू होना निलंबित होता है। ठीक है, 359 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित रहता है। ये उपचार निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं। मतलब आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं इसके अतिरिक्त। ठीक है, अथवा निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। ठीक, इससे संसद की मंजूरी के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या राज्य कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। ऐसे किसी आदेश की अवधि समाप्त होने पर संबंधित विधि को मूल अधिकार के समान ही माना जाएगा, परंतु इस आदेश के दौरान बनाई गई विधि के अंतर्गत कार्य का इस आदेश के समाप्त होने के बाद कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम क्या कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, 20 और 21 को। ठीक है, इसके अलावा अन्य शब्दों में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, अनुच्छेद 20। इसके अलावा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 लागू रहेंगे आपातकाल में भी। दूसरा कौन सा है, उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों व कार्यों को नहीं दी जा जिसके तहत अथवा बनाए गए हो। मतलब ये है कि उन विधियों व कार्यों को चुनौती नहीं, मतलब उन विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, केवल उन्हीं विधियों को संरक्षण मिलता है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत लिए अथवा बनाए गए हो। ठीक है, अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर समझते हैं। अनुच्छेद 358 359 में निम्नलिखित अंतर है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा के बाद अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। ठीक है, मतलब यह है कि अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों निलंबन को लागू करे। इसके अलावा 358 जो है केवल आपातकाल, जब बाह्य आपातकाल मतलब केवल बाह्य आपातकाल मतलब जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण हो इस आधार पर घोषित किया जाता है में लागू होता है 358 केवल, न कि आंतरिक आपातकाल में। जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषणा हो तो आंतरिक विद्रोह कहलाता है, उस समय 358 लागू नहीं होता, केवल बाह्य आक्रमण जैसे युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो। जबकि दूसरी ओर 359 जो है बाह्य व आंतरिक दोनों में लागू होता है राष्ट्रपति के आदेश से। इसके अलावा 358 जो है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए 358 पर निलंबन लग जाता है, जबकि 359 मूल अधिकारों के निलंबन को जो है राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि में ही लागू करता है। ठीक है, यह अवधि संपूर्णकालीन अवधि है तो अल्पकालिक हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में अथवा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश में अथवा किसी भाग में विशेष लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लागू होगा ही होगा, कन्फर्म है ये तो, और 359 जो है संपूर्ण देश में अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 358 जो है 358 जो है 19 को पूर्ण तरह से निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 359 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है।
अनुच्छेद 358 राज्य के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को सामने रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया हो। मतलब ये है कि 358 के तहत राज्यों में अगर अनुच्छेद 19 लागू करवाना हो तो वो राज्य विधि बना सकता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 358 359 में एक समानता भी है, वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्ति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं। मतलब यह है कि चुनौती केवल उन्हीं को नहीं दी जा सकती जो आपातकाल से संबंधित हैं, ये इन दोनों में समानता है। इसके अलावा उनको नहीं जो आपातकाल से संबंधित नहीं है, उनको चुनौती दी जा सकती है। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों को भी दोनों अनुच्छेद संरक्षण प्राप्त करते हैं। अब तक की गई घोषणाएं देखें तो इस प्रकार आपातकाल अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में लागू किए गए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो वर्तमान में है उसमें चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था और ये जनवरी 1968 तक लागू रहा, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। मतलब ये है कि 1962 से 1968 में जो आपातकाल रहा वह 1962 में जो लागू किया गया चीन वाला, चीन के आक्रमण के कारण, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में 1962 में लागू हुआ और 1968 तक लागू रहा। तो 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान नया आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि आपातकाल प्रभावी था, किंतु तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1975 में लागू हुआ, ठीक। मतलब ये है कि दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू हुआ। मतलब 1971 वाला लागू ही था और उसके दौरान ही उद्घोषणा तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की हुई 1975 में, जो 1977 तक रहा। मतलब समझते हैं कि जून 1975 में लागू हुआ और दूसरी और तीसरी दोनों ही आपातकालीन घोषणाएं जो हैं 1977 में समाप्त हो गई। 1971 में जो दूसरा जो लागू हुआ उसको भी 1977 में समाप्त किया और तीसरा जो 1975 में हुआ उसको भी 1977 में समाप्त किया गया। पहली दो उद्घोषणाएं जो हैं 1962 और 1971 वाली वो बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी उद्घोषणा जो है आपातकाल जो घोषणा 1975 में वो आंतरिक उपद्रव के आधार पर की गई। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य और नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध भड़का रहे थे। 1975 में घोषित आपातकाल आंतरिक आपातकाल का सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। 1975 वाला, उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है पार्टी पराजित हुई, हार गई और जनता दल सत्ता में आया। इस प्रकार इस सरकार में 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया और आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया। अतः 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया और इसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन समझें तो आरोपण का आधार 355 अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि वह प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी, ठीक। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। 356 के तहत ये सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 355 में केंद्र इस कर्तव्य के लिए विवश है कि वो प्रत्येक राज्य सरकार संविधान प्रबंध की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करेगा, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। 356 के तहत विफल जाने पर केंद्र अपने नियंत्रण में ले। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधार पर घोषित किया जाता है। दो आधार कौन से हैं? पहला तो एक के 356 में उल्लिखित होता है, इसके अलावा 365 में भी इसका उल्लेख है। अब पहला देखिए, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की घोषणा जारी होने का अधिकार देता है। ये आश्वस्त करता है कि वह स्थिति आ गई है कि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। राष्ट्रपति राज्य के रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। 365 के अंतर्गत देखें तो कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल हो जाता तो ये
राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होता है कि वो उस स्थिति को संभाले और जिसमें अब राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का शासन का घोषणा पत्र लोकसभा में विघटित होने के समय जारी होता है तो लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती हैं। मतलब ये है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जो है जारी राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी हो जाने के 2 माह के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है तो लोकसभा ये जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर घोषणा पत्र को स्वीकृत किए बिना विघटित हो जाती हैं, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समयावधि में स्वीकृत कर दिया हो। ठीक है। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति 6 माह तक चलता है। मतलब दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह से स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष तक। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में लोकसभा और राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए प्रस्ताव मंजूर की बिना विघटित हो जाती हैं तो ये घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक के 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। राज्यसभा द्वारा देना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति या मतदान का बहुमत हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। मतलब राज्यसभा राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है प्रस्ताव सदन द्वारा, किसी भी सदन द्वारा, दोनों में से 44वें संविधान संशोधन 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान जोड़ा गया। अतः इसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां पूरी हो। पहली, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य में किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब। इसके अलावा चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाई उपस्थित हो रही हो तब। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। अब राष्ट्रपति शासन के परिणाम देखें तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वो कौन सी हैं कि राष्ट्रपति क्या है, वह राज्य सरकार अपने हाथ में लेता तब उसे राज्यपाल अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसके अलावा वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य को किसी भी निकाय प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। मतलब इसमें बस कोई भी कदम उठा सकती है जिसमें राज्य को किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति क्या कर देता है, मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा जो है वह राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक अथवा बजट प्रस्ताव को पारित करती हैं। जब कोई विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो, जब कोई विधानसभा राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो, जैसे संसद राज्य के विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लेखित किसी भी अधिकारी को दे सकती हैं। संसद या प्रतिनिधि मंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र या इसके अधिकारियों व प्राधिकरणों पर शक्तियों पर विचार करने अथवा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं। इसके अलावा जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा
राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा किसी अन्य विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इससे राज्य विधेयक द्वारा वापस अथवा पुनः परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अन्य शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित न्यायालय की स्थिति जो है स्थिति स्तर शक्तियाँ कार्य प्रभावी रहती हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्ष 1950 से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। 1950 से 356 का प्रयोग जो है 125 से अधिक बार किया जा चुका है। औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अतः अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। इस संबंध में ब्यौरा इस अध्याय अंक तालिका में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा 1970 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुके हैं। 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उससे भी इस आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। ठीक, अब कौन से वो राज्य हैं बताऊँगा मैं आपको। सन 1992 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया कि वे राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। बोम्मई केस 1994 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक और 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। परंतु जो न्यायालय है उसने 1988 में नागालैंड में, 1989 में कर्नाटक में, 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की ये उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि वह प्रांत राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है, इसमें हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो ये संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात ये है कि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएं और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी इनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जिसमें भी शक्तियां निहित हैं प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। हालांकि अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट है कि जिससे संविधान का मृत पत्र माना गया वह राज्यों व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। इस संदर्भ में संविधान सभा में एक सदस्य HV कामथ ने एक दशक पूर्व कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तो अब जीवित नहीं है परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित हैं। न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं देखें तो 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा और इससे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है। बोम्मई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए। बोम्मई मामले 1994 में 356 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है।
इसके अलावा राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि ये अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित हैं अथवा ये दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाए। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। इसके अलावा न्यायालय ये नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त हैं, अपितु ये देखना है कि कार्य तर्क संगत है अथवा नहीं। ठीक, इसके अलावा न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक अथवा अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित या विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। मतलब यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक अथवा अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार होगा। मतलब न्यायालय को ये अधिकार है कि वो मान लो अगर राष्ट्रपति की घोषणा जो अवैध है तो फिर वो विघटित सरकार जो है उसको वापस लागू कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। इसके अलावा राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक ऐसी घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती राष्ट्रपति विधानसभा में केवल राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद में से मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। यदि कोई राज्य सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इसे अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भूमि मामले में कि राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक ये न हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। इसके अलावा जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले सरकार या आयोग की केंद्र सरकार संबंधों 1988 पर आधारित रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के भूमि मामले 1994 में वे परिस्थितियां उल्लिखित हैं जहाँ अनुच्छेद 356 का उचित व अनुचित प्रयोग रूप में किया गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा, ऐसा सरकार या आयोग ने बताया। तो देखिए कब उचित होगा, पहली बात तो ये देख लीजिए जब आम चुनावों के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा त्रिशंकु विधानसभा हो, कहने का मतलब ये है। दूसरा मतलब है जब बहुमत प्राप्त दल बनाने से इनकार कर दे, राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो तब लग सकता है। इसके अलावा जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे, अन्य कोई दल सरकार बनने की इच्छुक न हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में राज्य सरकार बनाने में अवस्था में न हो तो ऐसी स्थिति में। इसके अलावा यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने में इनकार कर दे तब संवैधानिक निर्देश मानना अनिवार्य होता है। जहां आंतरिक उच्छेदन हो, उदाहरण के लिए सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे, सोच विचार पूर्वक अगर मान लो सरकार जो है कार्य करे कानून के विरुद्ध और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े तो ऐसी स्थिति में लागू हो सकता है। इसके अलावा भौतिक विखंडन, जहाँ सरकार इच्छापूर्वक संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे और राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित है। तो कौन सी परिस्थितियों में अनुचित है, ध्यान दीजिएगा। पहला, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे, उस स्थिति में लागू नहीं होगा। जब मंत्रिपरिषद त्याग दे दे, मंत्रिपरिषद जो है त्याग पत्र दे दे और सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए, बहुमत के कारण बर्खास्त हो जाए, ठीक, और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना ही राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे, उस स्थिति में, ठीक है। इसके अलावा जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले, मतलब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले और मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति नहीं दे और राष्ट्रपति शासन लागू की सिफारिश करे, उस स्थिति में। इसके अलावा जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा में आम चुनाव में भारी हार का सामना करे, मतलब विधानसभा में
बहुमत प्राप्त दल जो है लोकसभा में आम चुनावों में भारी हार का सामना करे, जैसा कि 1977 और 1980 में हुआ। मतलब ये है कि राज्य में जीत गई सरकार, लेकिन केंद्र में ना जीत पाई, तो ना जीत पाई, उसमें क्या गड़बड़ हुई? राज्य में तो वो सत्ता बना रखी उसने, तो ऐसी स्थिति में लागू नहीं कर सकते। 1977 और 1980 में जो हुए थे वो बिल्कुल गलत हुए। इसके अलावा आंतरिक गड़बड़ी, जिससे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन या गड़बड़ी न हो, उस स्थिति में। इसके अलावा राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट स्थिति में भी लागू नहीं हो सकता। इसके अलावा जहां राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्ति कारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हो, उस स्थिति में हो सकता है। लेकिन मतलब चेतावनी दे ही नहीं रखी, सीधा लगा जाए, तो वो गलत बात है। इसके अलावा जहां सत्ताधारी दल के अंदर परेशानियों को सुलझाने के लिए अथवा किसी बाह्य अथवा संगत उद्देश्य के साथ शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाए। अब हम समझते हैं वित्तीय आपातकाल। उद्घोषणा का आधार क्या है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा की राष्ट्रपति शक्ति प्रदान करता है। यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें भारत और उसके क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 38वें 1975 में ये बदला गया, लेकिन 44वें में 1978 में फिर से समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। संतुष्टि जो है न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि की बात करें, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए, तो ये घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी। परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। ठीक है, ये 2 बातों को इंगित करता है कि इसकी अधिकतम सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। एक बार लागू हो जाता है तो ये वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू रहता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा। अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत जो है वित्तीय आपातकाल लागू करवा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है। एक घोषणा को किसी अन्य संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घोषणा को वित्तीय आपातकाल के प्रभाव जो है वो थोड़े से हल्के होते हैं, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है यहाँ पर। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल परवर्ती घटनाएं निम्न प्रकार हैं। देखिए, केंद्र सरकार की इनके प्रभाव देखें तो मतलब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव देखें तो वित्तीय आपातकाल की परवर्ती घटनाएं निम्नानुसार हैं। केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह राज्य की वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट है। इसके अलावा अन्य निर्देश जैसा कि किसी राज्य को जारी रखना राष्ट्रपति उपयुक्त अथवा आवश्यक समझे तो जारी रख सकता है। ठीक, इसके अलावा ऐसे किसी भी निर्देश इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है राज्य की सेवा में किसी भी सभी वर्गों के सेवकों के वेतन और भत्तों में कटौती। इसके अलावा राज्य विधेयिका द्वारा पारित राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रखना। इसके अलावा राष्ट्रपति वेतन अथवा भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवा में लागू अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की। तो वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। सभी संविधान के एक सदस्य H.N. कुंजरू ने ये कहा कि वित्तीय आपातकाल की राज्य वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में सभा में कहा था कि यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। इसने अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमीर लोगों को पीछे छोड़ा है।
अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है, यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा के कुल सदस्यों ने संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के संसर्ग में निम्नलिखित आलोचना की। तो कुछ सदस्यों ने क्या इसमें आलोचना की वो देखिए कि संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा और केंद्र जो है सर्वशक्तिमान बन जाएगा। इसके अलावा राज्यों की शक्तियां जो हैं एकल एवं संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन में आ जाएगी, एकल भी और संघीय भी। इसके अलावा राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा। इसके अलावा राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। इसके अलावा मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा H.V. कामथ ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि एकल अध्याय द्वारा हम ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य और एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है जिसके लिए हम पिछले दशकों में लड़ते रहे हैं। एक राज्य जहां हम सैकड़ों मासूम महिलाओं पुरुषों की स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संशय में रहते हैं। एक राज्य जहां कभी शांति होगी वह कब्र में होगी और शून्य और अथवा रेगिस्तान में होगी, ऐसा H.V. कामथ कहते हैं। और ये शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसा S.V. कामथ कहते हैं, जिनका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान में कोई साम्य नहीं होगा। K.T. शाह क्या कहते हैं? K.T. शाह ने व्याख्या इस प्रकार दी कि प्रतिक्रिया और पतन का एक अध्याय है। मैंने पाया जो किसी ने कहा, परंतु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय में संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित और प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी दो धाराएं हैं? केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति से सुसज्जित करना, केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति से सुसज्जित करना एक धारा। इसके अलावा सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना जो विशेषतः इस अध्याय के लगभग सभी अनुच्छेदों में दिए गए सभी प्रावधानों का अध्ययन कर शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का नाम केवल संविधान में ही रह जाएगा, ऐसा K.T. शाह कहते हैं। इसके अलावा T.T. कृष्णमाचार्य ने भय प्रकट किया है कि इन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाह का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा H.N. कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान जो है राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि संविधान सभा में इन प्रावधानों के समर्थक भी थे। अतः सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान के जीवन साथी बताया। इसके अलावा महावीर त्यागी ने विचार दिया कि ये सुरक्षा वॉल्व की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा में सहायता करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग तो राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की संभावना है, मतलब संभावना तो है, प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सावधानी बरतने पर इनको सुधारा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब लगा राज्यों में तो 1951 से लेकर के 2019 तक कब लगा, देखते हैं, बात करते हैं अगर राज्यों की, तो ऐसे सभी राज्यों में हो चुका है लगभग। कब लगा, देखिए आंध्र प्रदेश में 1954 में लगा, 1973 में लगा और 2014 में भी ऐसा लगा। अरुणाचल प्रदेश में 1979 में लगा और 2016 में लगा, 2 बार, ठीक। असम में 4 बार लग चुका है, 1979 में, 1981 में, 1982 में, 1990 में भी। बिहार में 1968 में, 1969 में लगा, 1972 में भी लगा, 1970 में लगा, 1980 में, 1995 में, 1999 में, 2005 में भी। छत्तीसगढ़ में नहीं लगा अभी भी एक बार भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी बना है। गोवा जो है उसमें 5 बार लगा है, 1966 में, 1979 में, 1900 में, 1999 में और 2005 में भी। गुजरात में 5 बार लग चुका है, 1971 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में, 1996 में। हरियाणा में 3 बार लग चुका है, 1967 में, 1977 में, 1991 में। हिमाचल प्रदेश में 2 बार, 1977, 1992 में। झारखंड में 3 बार, 2009, 2010, 2013 में। कर्नाटक में 6 बार लग चुका है, 1971, 1977, 1979, 1990, 2007 में 2 बार लगा। केरल में 5 बार, मध्य प्रदेश में 3 बार, महाराष्ट्र में 2 बार, मणिपुर में 10 बार लग चुका है। मणिपुर 10 बार लग चुका सबसे अधिकतम। 1967 में 2 बार लगा, 1969 में 1 बार लगा, 1973 में 1 बार, 1977 में 1 बार। इसके अलावा 1979 में 1 बार, 1981 में 1, 1992 में 1 बार।
मेघालय में 2 बार लगा 1991 में और 2009 में। मिजोरम में 3 बार लग चुका है। उड़ीसा में 6 बार लग चुका है। नागालैंड में 4 बार। नागालैंड में 4 बार 1975 में, 1988 में, 1992 में और 2008 में। उड़ीसा में 6 बार और पंजाब में 8 बार लग चुका है। 1951 में लगा, 1966 में लगा, 1968 में लगा और 1971 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा, 1983 में लगा, 1987 में लगा। राजस्थान में भी 4 बार लग चुका है। 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा, 1992 में लगा। सिक्किम में 2 ही बार लगा है, 1978 और 1984 में। ठीक, इसके अलावा तमिलनाडु में 4 बार लग चुका है, 1976 में, 1980 में, 1988 में और 1991 में। तेलंगाना में नहीं लगा अभी तक। त्रिपुरा में 3 बार लग चुका है, 1971, 1977, 1993 में। उत्तर प्रदेश में जो है 9 बार लग चुका है, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1980, 1992, 1995, 2002 में। पश्चिम बंगाल में 4 बार लग चुका है, 1962, 1968, 1970 और 1971 में। और इसके अलावा संघ शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली में 2014 में लग चुका है और पुडुचेरी में जो है बहुत बार लग चुका है, 6 बार लगा है, 1968 में, 74 में, 74 में, 78 में, 83 में, 1991 में भी। जम्मू कश्मीर 2019 में ऐसा 1 बार लग चुका है। अगर बात करें कुछ सम्मिलित राज्यों की तो देखिए कि राजस्थान को छोड़ दीजिए, उसमें तो कोई सम्मिलित है नहीं, उसमें 4 बार लग चुका है, 1967 में, 77 में। तो ये देख लेते हैं पहले थे कि 1967 में एक साथ कहाँ लगा। मेरे अनुमान एक साथ ही लगा होगा। 1967 में एक लगा हरियाणा में, ठीक है। 1967 में मणिपुर में भी लगा। इसके अलावा 1967 में 1967 में राजस्थान में भी लगा। तो इस प्रकार कुछ राज्यों में एक साथ लगे। 1971 में कब लगा, तो 1971 में एक साथ किस में लगा, 1971 में गुजरात में लग गया था। और 1971 में और तो मुझे दिखा नहीं, गुजरात में तो लगा ही है। 1971 में और तो कर्नाटक में भी लगा। 1971 में और देखें तो ओडिशा में भी 1971 में लगा, कर्नाटक के अलावा। इसके अलावा 1971 में त्रिपुरा में भी लगा। तो कुछ ऐसे अनुच्छेद जो एक साथ लगे थे। 1977 की बात करें तो 1977 में कहाँ लगा। 1977 में एक तो बिहार में लगा और उसी वर्ष 1977 में हरियाणा में भी लगा। 1977 में उसी वर्ष कर्नाटक में लगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगा। इसके अलावा मणिपुर में लगा। इसके अलावा मिजोरम में लगा। इसके अतिरिक्त ओडिशा में भी लगा। पंजाब में भी 1977 में लगा। राजस्थान में भी 1977 में लगा और इसके अलावा त्रिपुरा में लगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगा। इसके अलावा मतलब बहुत सारे राज्यों में एक साथ लगा। अब जहाँ एक बार भी नहीं लगा उसमें मैं आपको राज्य बता देता हूँ। 2 राज्य ऐसे मेरी नज़रों में अभी आए हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में नहीं लगा अभी भी एक बार भी, ठीक, और दूसरा तेलंगाना में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में 2014 में दिल्ली में लगा और 2019 में जम्मू कश्मीर में लगा। एक बार देखें किस किस में लगे। एक बार में मुझे तो बहुत कम राज्य मिले हैं अभी तक। एक बार जहाँ लगा है उसमें एक तो दिल्ली और ये जम्मू कश्मीर ही हैं। दूसरा पुडुचेरी में बहुत बार लग चुका है। 1968 में भी लगा, 74 में भी लगा, 74 में 2 बार लग गया और 78 में भी लगा, फिर 83 में और 91 में भी लगा। अब बात करें इन अनुच्छेद 352 से 360 के सभी अनुच्छेदों की। 352 में आपातकाल की घोषणा लिखी हुई है, ठीक है। 352 राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, इसको आपातकाल की घोषणा कहते हैं। इसके अलावा 353 में आपातकाल लागू होने के प्रभाव लिखे हुए हैं। 354 में जो है आपातकाल घोषणा जारी रहते हुए राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधानों को लागू होना है। मतलब ये है कि आपातकाल जारी होगा तब भी राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान जो है 354 में आते हैं। 355 में राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक व्यवस्था के से सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्य लिखे हैं। 355 में संघ के कर्तव्य मतलब इन परिस्थितियों में वो संघ देखेगा कि भी सही से लागू हो रहे नहीं हो रहे। 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संविधान प्रावधान दे रखे हैं। 357 में 356 के अंतर्गत जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग जो है लिखा हुआ है। 358 में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन लिखा हुआ है। 359 में आपातकाल के भाग 3
में प्रदत्त अधिकारों को लागू करना और स्थगित करना। और 359 जो है उसमें लिखा है पंजाब से संबंधित लेकिन निरस्त हो चुका है। 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी घोषणाएं यहाँ पर की हुई हैं। इसके बाद केंद्र सरकार शुरू हो जाएगी, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और फिर मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलीय समितियां, फिर संसदीय समितियां, फिर संसदीय मंच, संसदीय समूह, फिर उच्चतम न्यायालय, फिर न्यायिक समीक्षा, फिर न्यायिक सक्रियता, फिर जनहित याचिका। ये सारे हम पढ़ेंगे भाग संख्या 3 में, जो इस लक्ष्मीकांत का है। ठीक, लक्ष्मीकांत के भाग तीसरे में अध्याय संख्या 17 से लेकर के अध्याय 29 तक हम पढ़ेंगे। और ये जो भाग हैं वो सबसे बड़ा भाग है। इस भाग को आप पार कर लेंगे फिर कुछ नहीं, पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए।